नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आम आदमी महंगाई से बेहाल है, लेकिन देश के मौजूदा हालात आने वाले दिनों में इससे भी बदहाल तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले 62 तक जा पहुंचा है, तो भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स 700 भी ज्यादा अंकों तक लुढ़क गया। रुपए की कमजोर हालत का असर चालू खाते पर भी हुआ है और सोना 30,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं। महंगाई का बोझ और ऐसे में बढ़ सकता है। सवाल उठने लगा है कि कहीं ये मंदी की आहट तो नहीं है। तो रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट। रुपए में अब तक जितनी गिरावट देखी गई है, उतनी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। गिरते रुपए को संभालने की सरकार की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। रुपया इसी तरह गिरता रहा तो भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। बढ़ सकता है होम लोन, बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, आसमान छुएगी महंगाई, हो जाएगा जीना मुहाल। क्या ये मंदी की आहट है? गिरते रुपए से डर लगता है। आम आदमी का जीना मुहाल होने वाला है। आपकी जेब पर बोझ इतना बढ़ जाएगा कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, अगर जल्द ही सरकार ने बिगड़ते हालात को काबू में करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो देश की तस्वीर बिगड़ सकती है। रुपए की साख लगातार गिर रही है और वो डॉलर के मुकाबले अपनी मजबूती खो रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 62 रुपए पहुंच गई है। एक महीने में करीब 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है और इस पूरे साल में ये गिरावट 12.7% है। इकोनॉमी की हालत खराब है। पहले हम कहते थे कि रिसेशन आ सकती है, आज ये बात बड़ी क्लियर है, रिसेशन आ चुकी है। आज हम मंदी में हैं। अगर हमने फौरी तौर पे ऐसे कदम ना उठाए और हालात को ना संभाला तो हम एक इकोनॉमिक टर्म होती है स्टैगफ्लेशन, उस पर चले जाएंगे। स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। अब आपको बता दें कि रुपए की इस गिरती हालत से आपकी हालत पर क्या असर होने वाला है। खबर है कि सरकार हालात सुधारने के लिए रेपो रेट बढ़ा सकती है। रेपो रेट बढ़ने से बैंक आपके कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ा सकते हैं, जिसका असर आपके होम लोन, पर्सनल लोन और दूसरे लोन पर पड़ेगा। इन हालात में महंगाई बढ़ेगी, चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे, विकास दर भी गिरती जा रही है, जिसके चलते विदेशी कंपनियां निवेश करने से परहेज करेंगी और इसका असर आय पर होगा। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर भी आने वाली मंदी का असर दिख सकता है। बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाने वालों को दिक्कतें आएंगी। भारत की क्रेडिट रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिर सकती है। ऑयल कंपनियों पर भी इसका दबाव है, जिसका असर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के तौर पर दिखने लगेगा। रुपए की हालत खस्ता है और चालू खाता भी घाटे में है। सोने की भारी खपत पर रोक लगाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है, जिसके चलते सोने के आयात पर रोक लगाने के लिए पाबंदी बढ़ाई जा रही है। इसका असर है कि सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा, और सोने के दाम इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा सोना 30,000 के पार चला गया है। रुपए पर दबाव के चलते शेयर बाजार का भी बुरा हाल है। भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स में 700 अंकों की गिरावट देखी गई। अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। Continuous erosion in rupee dollar rate is bad for the overseas investors, तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं और ओवरऑल एमर्जिंग मार्केट में से वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। एक तो पहले से ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से ऐसा हाल, आम जनता के साथ सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। ऐसी आर्थिक व्यवस्था देश में उत्पन्न हो चुकी है जो हमारे देश के भीतर जो आर्थिक बदहाली का जो चरम सीमा है, जो पिछले 60 वर्षों में, और कल देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो बयान दिया है, वो पूरी तरह से आज इस डॉलर की गिरावट पर, रुपये की गिरावट जो डॉलर के सामने हुई है, वो पूरा देश की बदहाली को दर्शाता है।
Now that is the real crisis in the economy. Now instead of tackling that end, you are only tackling the end of wanting greater inflow of foreign capital. You opened up FDI in defense, in insurance, in banking, and retail trade, but nothing has come. कीमतें आसमान छू रही हैं और रुपए में गिरावट दर्ज की जा रही है। कहीं प्याज रुला रहा है तो कहीं बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई का यही आलम रहा तो आम आदमी किस तरह अपना गुजारा चलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो लगातार कमजोर होता हुआ रुपया और एक तरफ सेंसेक्स में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, सवाल यही कि क्या अर्थव्यवस्था का दिवाला निकलने वाला है? तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक देसाई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मशहूर अर्थशास्त्री हैं आप। देविंदर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता मनीष कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवा दे जरा कि क्या कुछ कहना है पी चिदम्बरम का इस मौजूदा सूरत हाल पर। The jobless claims in the US, if they have come down or if they go up, has really no relevance or impact on the Indian economy. If fewer people are waiting for jobs in the US or a few more people are waiting for jobs in the US, how does it affect the fundamentals of India's economy? It doesn't. I thought that is elementary. Nevertheless, markets react to these signals that come out of the US. They reacted in the same way on May 22 when Mr. Bernanke made a statement. They react in the same way to a jobless claims numbers from the US. Sometimes I'm surprised why they react that way. The point is nothing has happened in the Indian economy, say between Wednesday and Friday morning. Nevertheless, the markets have taken a hit, and that is reflecting on the rupee also. But we have taken a number of measures are being taken. Let's wait to see what the first quarter growth rates are. And I have no doubt in my mind, when calm is restored in the market, people will begin to understand that Indian market indicators must basically reflect Indian market conditions. They should not be so sensitive to data coming out of the US. So I think that this is a time for calm, this is a time for reflection, and let us see what happens next week. आपने सुना वित्त मंत्री का क्या कुछ कहना था, नंबर ऑफ मेजर्स का वो जिक्र कर रहे हैं, यानी कि सरकार कई कदम उठा रही है। बहुत पहले से इस तरह का जुमला दरअसल आप सुनते आए होंगे। मनीष, कहना क्या चाह रहे हैं पी चिदम्बरम? देखिए, वित्त मंत्री का साफ कहना है कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो फंडामेंटल जो स्थिति है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अखिलेश, उनका ये तर्क है कि जब अमेरिका में कुछ बदलाव होता है तो उसके बिना पर भारतीय मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि अमेरिका से सीधा रिश्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा उनको, क्योंकि जिस तरीके के स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट किए गए अखिलेश यूएस में, उसके बाद हमने देखा कि वहां से जो फ्लो जो था, जो करेंसी का जो फ्लो था, वो इंडियन मार्केट तमाम इमर्जिंग इकोनॉमी में भारत समेत सभी जगह गया। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिकी की अर्थव्यवस्था जो है वो संकट से अब बाहर निकलने वाली है, तो तमाम जो वो फ्लो था वापस अमेरिका वापस जाएगा। इसी संकट से बाजार जो है घबराया हुआ है कि अगर जो पैसा हमारे यहाँ लगा वो वापस जाएगा तो यहाँ स्थिति और बिगड़ती जाएगी। अखिलेश, चलिए मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अशोक देसाई जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, एक तरफ रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट, डॉलर के मुकाबले 62 तक पहुंच गया, दूसरी तरफ शेयर बाजार की बात की जाए तो वहां पर हाहाकार है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है हमारे लिए? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चिदम्बरम साहब हमारी इकॉनमी बिल्कुल समझते नहीं है। बात यह है कि ये 10 सालों से उन्होंने इकॉनमी ऐसे चलाई है कि हम बड़े क्राइसिस में आ गए हैं। जैसे हम 91 में थे वैसा ही क्राइसिस आया है। एक ही फर्क है कि मतलब तब हमारे पास, ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके पहले जो हमारी स्थिति थी करीब करीब वहीं पहुंच गए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आज हमारे पास $280 बिलियन हैं, तब हमारे पास $1 बिलियन थे। अच्छा जी, देविंदर शर्मा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, रुपया अगर और कमजोर यूं ही होता रहा तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहले तो आम आदमी पर असर से पहले हम देखें जो चिदम्बरम साहब ने बोला है जी, उससे ये लगता है कि चिदम्बरम साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम क्या होकर रहा है। और क्योंकि चिदम्बरम साहब की गलती इसलिए नहीं मैं मानूंगा क्योंकि वो सारा जो हमारी इकोनॉमी है वो आउटसोर्स की जाती है, तो वो स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडी जो बताते हैं देश को, वो इसी तरीके से इकोनॉमी चलाते आए हैं आज तक।
तो जब वो बताएंगे कि साहब आप ये करिए तो ये करेंगे, जब वो बताएंगे वो करिए तो वो करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन जो आपने बड़ा सवाल उठाया कि रुपए का आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा, अभी मुझे लगता नहीं कि आम आदमी को समझ है कि रुपया गिरने से क्या मतलब है। हाहाकार तो मैं देख रहा हूं आसपास, क्योंकि जो मार्केट्स में गिरावट आई है उसका रुपए से कोई मतलब नहीं है, वो तो सारा ग्लोबल है। उसको तो सिर्फ एक बहाना लिया जा रहा है कि साहब रूपी भी कम हो रहा है क्योंकि ग्लोबल ये जो मार्केट्स डाउन हो रही हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। डॉलर कहीं डाउन नहीं हो रहा, यूरो कहीं डाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ रूपी डाउन क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये आम आदमी पे आने वाले, अभी तो हम अभी प्याज से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई का जो रफ्तार जिस तरीके से चल रही है वो बढ़ती जाएगी। चाहे आप एजुकेशन के मामले में अपना खर्चा करते हो या हेल्थ के ऊपर हो, या आप जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या नए नए गैजेट्स लेने का जो एक वो है फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो भी महंगे होंगे। तो कहने का मतलब, और खेती के ऊपर स्पेशली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट, जो चीजें इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी जो कॉस्ट है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगी। इवन कारों की जो कॉस्ट है बढ़ेगी, क्योंकि हिंदुई ने या किसी और कंपनी ने कहा है कि हम 60 के ऊपर आते ही रुपए को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें भी इन्फ्लेशन जो है लोगों को पास करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम ऑलराउंड जो एक इन्फ्लेशन का वो ग्रोथ देखेंगे आने वाले दिनों में। कंट्री की ग्रोथ ना हो लेकिन इन्फ्लेशन की ग्रोथ तो जो है वो आप आने वाले दिनों में कुल मिलाकर तस्वीर ये नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में हर वो चीज जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं या फिर और भी जगहों पर करते हैं, उस पर इसका असर पड़ने वाला है। अशोक देसाई जी, आपसे अब मैं समझना चाहूंगा कि गलती आखिर हुई कहां? अगर रुपया इस कदर बदहाल है तो क्या इसके लिए सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है जी, ये पिछले 3 साल से खराब होता रहा है। तब से उन्होंने उसके बारे में कुछ करना चाहिए था। उनके पास बहुत ही टाइम था और 3 साल तक कुछ नहीं किया। अभी बहुत देरी हो गई है और ये इधर कस्टम ड्यूटी बढ़ाते हैं, ये सोने पे कंट्रोल करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये रुपया करीब 70-80 तक जा रहा है जी, और भी जाएगा। और जैसे ऊपर जाएगा वैसे हमारे ये तेल की दाम बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है देवेंद्र जी, जरा हमारे तमाम दर्शकों को यह समझाइए, और जो पहलू है तकनीकी पहलू उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर रुपया गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है और कैसे आखिर ये संभल सकता है? देखिए, ये एक बात समझने की जरूरत है कि हमारी देवेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अशोक जी, आपसे यही सवाल, रुपया अगर गिर रहा है तो आम आदमी कैसे समझे इसको? क्यों गिर रहा है आखिर और कैसे संभल सकता है आपके मुताबिक? बात यह है कि सरकार के पास $280 बिलियन है। अगर वो डॉलर बेचती तो रुपया नीचे नहीं जाता। एक्सचेंज रेट को अगर स्टेबलाइज करना है तो सरकार के पास है डॉलर, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार भी तो जरूरी है ना सर? लेकिन बहुत ही है, ये तो 3 साल तक चल सकता है। समझिए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट अभी करीब $70 बिलियन है जी। तो अगर $70 बिलियन हमने खर्चे हर साल, तो ये कम से कम 3 साल तक तो चलेगा, 4 साल तक चलेगा। काफी टाइम है, तब तक हम और कुछ कर सकते हैं। जी मनीष, आप वहां पर मौजूद थे जब पी चिदम्बरम आज बयान दे रहे थे। जो बयान आज उन्होंने दिया, क्या आपको ऐसा लगा कि पिछले कुछ महीनों में या सालों में जो बयान वो देते रहे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, उससे कुछ अलग दिखा? उसमें कोई उम्मीद जगी? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी अखिलेश। वित्त मंत्री के बयान में कोई उम्मीद नहीं है। और साथ ही साथ मैं अगर ये कहूं कि वित्त मंत्री जो अभी जो उनका बयान था, वो उन्होंने ग्लोबल आज जो कुछ भी हुआ, अगर 62 रुपए पे अगर रुपया गया डॉलर के मुकाबले, चाहे बाजार में हाहाकार मचा, 780 पॉइंट के आसपास बाजार गिरा, तो वो उसको ग्लोबल फैक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देश में फंडामेंटली कोई स्थिति में बदलाव नहीं आया। लेकिन आपको याद है कि फंडामेंटली कैसे वो कहने की बदलाव नहीं आया? क्योंकि विदेशी निवेश जो है वो लगातार घटता रहा है। डॉलर का फ्लो जो है वो देश में लगातार नीचे आता रहा है। उसके मुकाबले हम देख रहे हैं क्या कि इंपोर्ट जो है लगातार बढ़ता गया। चाहे वो कोयला का इंपोर्ट, कोयला जो है ये देश में सबसे ज्यादा खादान है, भंडार है कोयला का, फिर भी हम कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा डॉलर चला जा रहा। हम सोना सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा डॉलर चला जा रहा। हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश, और गैजेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा डॉलर चला जा रहा। लेकिन उस मुकाबले जो डॉलर का जो इनफ्लो है भारत में, वो नहीं आ रहा। इसके चलते लगातार क्यों नहीं आ रहा? बड़ा सवाल यही है। देवेंद्र शर्मा जी, आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है,
कोई यकीन करने को राजी नहीं है कि यहां पर निवेश करें। जो इस तरह का माहौल हिंदुस्तान में इस वक्त दिख रहा है, एफडीआई के लिए तमाम रियायतें दी गई, इसके बावजूद कोई निवेश नहीं दिख रहा। एफआईआई जो है वो भाग रहे हैं। देखिए, हम एफडीआई की निवेश के लिए क्यों बात करते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि देश में पैसा आएगा, उससे ग्रोथ होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, ये सब बातें हम करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि आज हमारे कंपनियां, जो भारत की कंपनियां हैं, उनके पास 10 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने होल्डिंग की हुई है। आज वो कैश रिजर्व पर बैठी हुई हैं। हमारी कंपनियां अगर 10 लाख करोड़ पर बैठी हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों भाग रहे हैं। क्यों नहीं हम कोशिश करते कि हमारी कंपनियां जो पैसा उनके पास पड़ा है उसको निकालें, देश में इन्वेस्ट करें। अगर बाहर की कंपनियां आके भारत में प्रॉफिट कमा सकती हैं तो इंडिया की कंपनियां इंडिया में प्रॉफिट क्यों नहीं कमा सकती, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन सरकार की कोशिश इस तरफ है ही नहीं है। वो जो पैसा है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो पैसा हम बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं हमारी कंपनियां जो हैं। ये नीतियां जो हैं ये मुझे समझ नहीं आता, ये कैसे हम इसको जस्टिफाई करते हैं। और यही नीति अमेरिका में प्रॉब्लम था, यही नीतियों का यूरोप में प्रॉब्लम था। आपको हैरानगी होगी, एप्पल कंपनी जो है अमेरिका की, उसके पास $117 बिलियन का रिजर्व पड़ा हुआ है। अमेरिका के पास पैसा नहीं है, कंपनी पूरे माला माल है। तो ये जो एक तरीका चल पड़ा है दुनिया में कि प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कैपिटल को आप बाहर नहीं निकालना चाहते हैं और देश को आप गिरवी रखना चाहते हैं फॉरेन कैपिटल मंगा के। बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि चीनी मुद्रा युआन की बात की जाए, जब वहां पर गिरावट देखने को मिलती है तो अमेरिका चिंतित होता है, लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में यह चीज लागू नहीं होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हमारे साथ जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं उनसे यह भी हम समझेंगे कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई वो कौन सी तमाम चीजें हैं जिनकी कीमतों पर आने वाले दिनों में असर पड़ेगा। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।